तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो कुछ चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए आपके अगले चैप्टर पे। वो कौन सा है? वो है एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट तो आपको बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि हम आधा आपका केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशंस है, केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो यार उसी एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो चलो, और जो फॉर्मूले आपको यूज़ करने के बाद जितने भी सॉल्यूशन है वो हो जाएंगे आपको इजी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस वाले चैप्टर के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूले लगेगा, तो पहले वो देख लेते हैं हम कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको लगेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लिखते जाना ये फॉर्मूले, और मैं ये भी बोलूँगा कि जितने फॉर्मूले अभी तक हमें लगे हैं केमिस्ट्री के वो आप नोट डाउन कर लेना। चलो, हमें फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे। पहला तो हमें लगेगा कौन सा? हमें लगेगा मास परसेंटेज। अब ये क्या होता है? मास परसेंटेज वो होता है कि अगर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए और आपसे पूछें कि कंपाउंड में इस कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो आपको दे दिया है AB4। ठीक है, AB4 पूरा का पूरा कंपाउंड दे दिया है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें मास ऑफ A कितना होगा, तो उस ये सब निकालने के लिए आपको क्या लगता है? एक फॉर्मूला लगता है। ठीक, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, वो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तुम्हें परसेंटेज पता है ना। परसेंटेज हम किसके इंटू करते हैं? परसेंटेज में 100 का करते हैं। ठीक है, तो 100 तो आपका आएगा ही आएगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, मास ऑफ ए मान लेते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन में आता है टोटल मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड या मिक्सचर। ठीक है, जिस चीज़ में भी वो प्रेजेंट है मान लो। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक, मान लो कि AB4 है वो तुम्हारा 24 ग्राम है। ठीक है, अब तुम्हें कंपोनेंट का मास निकालना है। ठीक, कंपोनेंट का मास तुम्हें दिया हुआ है, मान लो 12 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ कंपोनेंट A तुम्हारा 12 है। ठीक है, और मास ऑफ जो B है वो भी तुम्हारा 12 ग्राम है। अब तुमसे सिर्फ पूछा ये है कि मास ऑफ A निकालो, तो कैसे निकालोगे? देखो, मास ऑफ A तो सिंगल कंपोनेंट का मास लिखोगे 12 अपॉन 24, क्योंकि 24 कहाँ से आया? क्योंकि वो टोटल है, और इंटू कर दोगे क्या? 100 से। ठीक है, तो फिर जितना भी आएगा वो तुम्हारा आएगा क्या? मास परसेंटेज। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि तुम्हारा फॉर्मूला मेन कौन सा है? ये है मास परसेंटेज वाला। ठीक, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें लगेगा, है ना। ठीक, ये हमने एग्जाम्पल दिया था। ठीक, अब और कौन सा लगेगा वो देखते हैं। एक तुम्हारा बहुत ही 9th में, क्या तुम्हें 10th में भी लगेगा, 11th में भी लगेगा, 12th में भी लगेगा, और वो हर जगह ही लगेगा, कॉम्पिटिटिव दोगे तो भी लगेगा। वो होता है मोल्स को हम कैसे शो करते हैं? हम N से शो करते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला हो गया। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे शो करते हैं? Na से, ऐसे शो करते हैं हम Na से। ठीक है, और वो कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सुनो, अब पार्टिकल में क्या हो सकता है? पार्टिकल में तुम्हारे आयंस भी हो सकते हैं, तुम्हारे एटम भी हो सकते हैं, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अगर मान लो उसने बोल दिया कि भाई A के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या कितने आयंस प्रेजेंट है, तो तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो एक फॉर्मूला तुम्हें ये लगेगा, ये वाला, और दूसरा फॉर्मूला तुम्हें ये वाला लगेगा। समझ गए? तो इसके मोल्स के तुम्हारे हैं 2 फॉर्मूले। ठीक, टोटल तो 3 है, तीसरा तुम्हें लगेगा नहीं क्योंकि वो 22.4 लीटर, जब गैस की बात करेंगे हम, ठीक है, गैस के वॉल्यूम वगैरह की, तब लगेगा वो, तब तुम्हें अभी ये नहीं लगेगा। N तुम्हारा मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? इतना होता है।
तुम्हें ये लगेगा। अब मैं तुमसे कहूँ कि इसको कंपेयर करूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी लिख सकता हूँ ना। अगर मैं क्या करूँ, कंपेयर करूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या है तुम्हारा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी लगती है। तो हमें ये फॉर्मूले लगेंगे, मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जितने अपन को क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए तुम्हें अधिकतर यही लगेंगे। और मोलर मास और ये सब तो तुमसे निकालते आते ही है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि AB4 का मोलर मास निकालो तो क्या करोगे तुम, A का मास, उसकी स्टाइकोमेट्री कितनी है, उसके आगे कितना प्रेजेंट है, वो एक ही प्रेजेंट है, और फिर यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, देखो ये 4 हैं। तो इसका इंटू हो जाएगा किससे, इसके B के मास से, मास ऑफ B, ठीक है, प्लस एक A का क्या है, A के पास कोई प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके पास जो नंबर है वो कोई प्रेजेंट नहीं है, एक सिंगल प्रेजेंट है, तो मास ऑफ A, समझ गए। तो ये तुम्हें लगेगा, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो तुमसे आता ही होगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मूले देख लिए, अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इन फॉर्मूले अगर तुमसे हो गए तो तुम्हारा पूरे के पूरे क्वेश्चन तुम्हारे इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है, अगर तुमने फॉर्मूला पढ़ा है तो तुम ये वाला कर सकते हो, ठीक। अ 0.4 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ क्या, ऑक्सीजन एंड बोरॉन। एक कंपाउंड है किस चीज़ से मिल के बना है, वो बोरॉन और ऑक्सीजन से। वॉज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन, ठीक है, इतना क्या ग्राम तुम्हारा क्या दिया है, बोरॉन, और इतना ग्राम तुम्हें दिया है ऑक्सीजन, ठीक है। ये तुम्हें गिवन हो गए 2 मास, ठीक। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, परसेंटेज कंपोजिशन क्या पढ़ा था हमने उसका, ठीक है। देखो तुम्हारे पास क्या गिवन है, टोटल कंपाउंड, मतलब कंपाउंड गिवन है ना तुम्हारे पास, कंपाउंड तुम्हारे पास गिवन है। कंपाउंड किस चीज़ से बना है तुम्हारा, बोरॉन प्लस ऑक्सीजन से, ऐसे लिख दिया मैंने B+O, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा टोटल कंपाउंड हो गया। और उसका मास कितना गिवन है तुम्हें, उसका तुम्हें मास गिवन है तुम्हारा 0.24 ग्राम, ठीक है। चलो ये वाला हमारा इतना पार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है कि उनने क्या करा, उनने कुछ टेस्ट करे, उसके बाद उन्हें मिला कि 0.096 ग्राम किसका है, बोरॉन का है, ठीक है। तो जब उनने टेस्ट किया तो उन्हें क्या मिला कि बोरॉन का मास ऑफ बोरॉन उन्हें कितना मिला, 0.096, ठीक। और दूसरी साइड उनने जब क्या किया, ऑक्सीजन का देखा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिला, मास ऑफ ऑक्सीजन को O2 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऑक्सीजन, हाँ, क्या ऑक्सीजन का मास उन्हें को कितना मिला, 0.144। अब उनने तुमसे पूछा है कि भाई परसेंटेज मास कंपोजिशन निकालो। तो हमने क्या पढ़ा था, ये एक कंपोनेंट हो गया, अगर ये कंपाउंड है तो वो किस चीज़ से मिलकर बना है, बोरॉन और ऑक्सीजन से। तो बोरॉन क्या हो गया, एक कंपोनेंट, और अगर मैं साथ में बोलूँ B+O तो वो कंपाउंड हो गया, समझ गए ना। चलो देखो, तो अब क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा था परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज क्या पढ़ा था, अभी नहीं देखा तो देख के आओ फिर से। क्या पढ़ा था कि मास ऑफ कंपोनेंट, यही पढ़ा था, मास ऑफ कंपोनेंट, तो लिख दो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन, ठीक, मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, सिर्फ बोरॉन लेंगे, ठीक। उसके बाद टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या है, 100 परसेंटेज है तो किससे इनटू होगा, 100 से होगा, जाहिर सी बात है। देखो मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड, या फिर ऐसे बोल सकते हो मास ऑफ कंपोनेंट इन कंपाउंड, समझ गए ना बात, ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ कंपोनेंट इन कंपाउंड, ऐसे लिख लो। तो इससे थोड़ा तुम ज़्यादा वैसे क्या हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे। अब सुनो, पहले हम बोरॉन का निकालेंगे, चलो पहले बोरॉन का निकालते हैं। तो बोरॉन का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मास ऑफ तुम्हें दिया है, मास ऑफ कंपाउंड तुम्हें गिवन है ना, चलो कितना गिवन है, 0.096 अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड तुम्हें दिया है क्या, हाँ ये दिया है तुम्हें, कितना दिया है, 0.24 है ना, तुम्हारे पास ये गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, इनटू किससे होगा, 100 से होगा ना, यही होगा ना, ठीक। जब इसको तुम क्या करोगे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 24
4 टाइम्स, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये आ गया 0.4 और इंटू 100, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट नहीं आता, अच्छे से डिवाइड करो तो आ जाएगा। समझ गए ना ये बात, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है, तो देखो कैसा आएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज किसका, कंपोनेंट का, कितना प्रेजेंट है उधर, तुम्हारा प्रेजेंट है 0.144 अपॉन 0.24 इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.6 इंटू 100, मतलब कितना 60%, समझ गए, ये जाएगा तुम्हारा 60%, ठीक है। तो परसेंटेज तुम्हारा कितना प्रेजेंट हो गया, एक हो गया तुम्हारा 40% और दूसरा हो गया तुम्हारा 60%। 40% कौन सा है तुम्हारा, वो है तुम्हारा बोरॉन, ठीक। और 60% कौन सा तुम्हारा, वो है ऑक्सीजन, ठीक। तो ये वाला हो गया तुम्हारा सॉल्व। और सिर्फ तुम्हें पता होना था, तो वो पता होना था तुम्हें फॉर्मूला, बाकी तो बहुत ईजी है, समझ गए। चलो ठीक है, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। चलो देखो पहले ही हम लिख लेते हैं कि कार्बन जो है वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो क्या बनाएगा, वो बना रहा है CO2। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब अगर हम 3 ग्राम कार्बन को हम रिएक्ट कराते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो वो दे रहा है हमें 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। इतना तो हम समझ गए। उसके बाद ये हो गया पहला स्टेटमेंट। अब देखते हैं दूसरा कुछ कह रहा है क्या, देखो अब क्या है, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम। अब क्या होगा कि जब 3 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब उन्होंने क्या कर दिया, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो भाई कौन सा लॉ हमारा आंसर देगा, देखो एक लॉ है जिसमें क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उतना ही क्या बनेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, और ये कांस्टेंट रेट पे बनता है। मतलब द मास ऑफ क्या है तुम्हारा, ये द कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है कि मास जो है रिएक्शन के बाद भी सेम रहता है और रिएक्शन के पहले भी सेम रहता है, जितना रिएक्ट करेगा उतना ही बनेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम भी अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो तो तुम्हारा 11 ग्राम ही बनेगा, ठीक है, 11 ग्राम ही बनेगा। मतलब कि 42 ग्राम, जो 42 ग्राम है वो जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो एक्सेस ऑक्सीजन है, मतलब कि वो बच गया। ये तुम्हारा 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगा और 11 ग्राम तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जितना उसको चाहिए था उतना उसने बना लिया, समझ गए बात। देखो क्या बोलता है तुम्हारा लॉ कि द मास, ठीक है, द मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, उतना ही इक्वल होगा द मास ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए बात। मतलब कि जो मास है केमिकल रिएक्शन में, जो मास है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं होता है। मतलब 3 ग्राम अगर कार्बन ने रिएक्ट करा है किसके साथ, भले ही वो 8 ग्राम के साथ करा हो, तो बनाया किसने, उतना 11 ग्राम बनाया। मतलब कितना हो रहा है, 3 + 8 11 ही बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा, 3 ग्राम जब रिएक्ट करेगा 50 ग्राम के साथ, 50 ग्राम के साथ उसे चाहिए कितना है, तो बना रहा है वो 11 ग्राम। मतलब उसे चाहिए कितना है, देखो 50 ग्राम ऑक्सीजन था इसमें, लेकिन उसको चाहिए कितना है, उसको सिर्फ चाहिए 8 ग्राम। तो 8 ग्राम तुम्हारा कंज्यूम हो गया, बचा कितना, 42 ग्राम। 42 ग्राम तुम्हारा जो था एक्सेस ऑक्सीजन था, ठीक है। मतलब कार्बन तो रिएक्ट करके ख़त्म हो गया, सिर्फ 42 ग्राम तुम्हारे ऑक्सीजन बचा है, समझ गए बात। तो 42 ग्राम तुम्हारा एक्सेस ऑक्सीजन हो गया। और ये जो लॉ कौन सा है, ठीक है, यही लॉ बताता है कि जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो यही क्या होता है, द मास ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। मतलब कि सेम ही प्रपोर्शन में क्या करता है, वो रिएक्ट करता जाता है। और यही हमारा लॉ बताता है कि जो मास है वो चेंज नहीं होता है, उतना ही मास यूज़ होता है रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। समझ गए बात, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्या है, तुमसे पूछा है थर्ड वाला कि क्या है कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है, गिव एग्जाम्पल। तो तुम्हें ये बताना है कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। देखो कोई भी एटम, नंबर ऑफ एटम या फिर एटम मोर देन 1, ठीक, नंबर ऑफ एटम अगर टाइटली बाउंड हो, टाइटली बाउंड है, ठीक है, टाइटली बाउंड है
टाइटली बॉन्डेड एटम, मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक से ज़्यादा एटम, ठीक, इज टाइटली बाउंडेड, ठीक है, और वो बिहेव करें, ठीक, बिहेव्स एंड दे बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट, ठीक है। देखो अब मतलब बोलने का तरीका ये था कि भाई देखो एक से ज़्यादा एटम, ठीक, एक से ज़्यादा एटम, तो अब बोलोगे मॉलिक्यूल बन गया, तो चलो मॉलिक्यूल ले लो। एक से ज़्यादा एटम अगर वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं और वो एक यूनिट की तरह बिहेव करें, समझ गए ना कि हम एक हैं, ठीक, एक ही यूनिट की तरह बिहेव करें, और उसके साथ ये तो समझ गए, ये तो यही था, ठीक, एक यूनिट की तरह बिहेव करें, एंड दे कंटेन अ चार्ज, ठीक है, और वो उन पूरे जो टाइटली बाउंडेड हैं एटम्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर अगर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, और वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सिंगल एटम की तरह, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलोगे तुम, पॉली एटॉमिक आयन। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, चलो एग्जाम्पल से, ये तो डेफिनेशन कहीं पे भी मिल जाएगी। सुनो, मतलब कि NH4+, मतलब देखो यहाँ पे एक एटम नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, 4 एटम किसके प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, और ये जो चारों हैं वो एक दूसरे से बाउंडेड हैं, समझ गए, ये टूटे नहीं है, ठीक। और अब जब तुम देखोगे कि ये जना पूरा का पूरा एक तरीके से बिहेव करेगा, मतलब एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा। देखो ये नाइट्रोजन, ये H4, ये इतनी तेज बाउंडेड है कि ये टूट नहीं सकते, ये टूट नहीं सकते, तो ये एक ही तरह की जगह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे, ठीक है, बिहेव करेंगे, और इनके ऊपर चार्जेस भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, पॉली एटॉमिक आयंस। देखो पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक, देखो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, एटॉमिक मतलब तुम एटम मानो, बहुत सारे एटम, ठीक है, मिलके बनाए एक यूनिट। पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम, बहुत सारे एटम मिलके बनाए एक यूनिट, और आयंस भी लगाए, आयंस, और वो कैरी करें चार्ज, तो उसको क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ये हो गया तुम्हारा क्या, अमोनियम का। अब दूसरा एक और देख लो, वो होता है तुम्हारा, ये प्लस का देखा, आप देखो CN-, ये होता है साइनाइड, यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कैरी कर रहा है, CN-, मतलब नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, समझ गए बात। देखो एक और देख लो, अच्छा CO3 2-, अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, समझ रहे हो, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया ना, एक एटम नहीं है, एक एटम इसका और 3 एटम इसके, ठीक है, बना रहे हैं क्या, एक पूरा का पूरा कंपाउंड जो कि एकदम टाइटली बाउंड है, ठीक। अब इसके ऊपर चार्ज भी है, तो इसको क्या बोलोगे तुम, पॉली एटॉमिक आयंस, समझ गए। तो एक एग्जाम्पल तुम्हारा अमोनिया हो गया, दूसरा तुम्हारा साइनाइड हो गया, और तीसरा हमने देखा, और ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट हैं, क्लोरेट प्रेजेंट होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है, क्लोरल प्रेजेंट होता है, समझ गए, ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। और एक एग्जाम्पल जो तुमने ज़्यादा सुना ही होगा वो भी देख लो, वो होता है तुम्हारा CH3COO-, याद आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक, ये तुम्हें मिलेगा। तो इसके ऊपर देखो पूरे इतने सारे एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो ये सिंगल यूनिट की तरह क्या करेगा, बिहेव, तो इसको क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन, समझ गए, समझ गए, चलो अच्छा है। देखो अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है तुम्हारा, कि राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं तुम्हें, किसके, इन सब के। तो पहले तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले तुम्हें सिंबल पता होना चाहिए, और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे पोजीशन है उनकी, ठीक है। चलो सुनो, पहले देखो, पहला है तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को हम Mg से शो करते हैं, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम Cl से शो करते हैं, ठीक है, ये तो पता है। चलो अब क्या दे, अगर हम बात करें इनके वैलेंसी की बात करते हैं अगर हम, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+2 मतलब क्या है कि ये देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1। तो कुछ नहीं करना भाई, इधर से ऐसे इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा Mg, सिंगल है, ठीक है, माइनस नहीं लगाओगे तुम आगे, ऐसे में माइनस नहीं लगता, ठीक है। अब क्योंकि ये साथ में मिलके न्यूट्रल बनाते हैं ना, इसलिए हम चार्ज शो नहीं करेंगे, ठीक। अब सुनो, अब ये 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो ये हो जाएगा MCl2,
ठीक, एक ऐसे लिख सकते हो, एक और लिख सकते हो, तुम्हें पता है अगर Mg की वैलेंसी कितनी होती है +2, तो Mg की वैलेंसी लिखोगे तुम +2 और क्लोरीन की लिखोगे तुम -1। ठीक है, तो एक काम करो, इन सबको नीचे पहुंचा दो, इसको इधर के नीचे, इसको इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा MgCl2। समझ गए? तो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब देखो दूसरा कौन सा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा MgCl2। दूसरा कौन सा है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, तो अच्छे से देखना ये वाला। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है तुम्हारी, सीधे लिख दूँ ऊपर लिखूँ, चलो एक फिर नीचे, अभी नीचे लिख रहा हूँ फिर ऊपर लिखूँगा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है तुम्हारी 2+, और हमें ऑक्सीजन हम बहुत टाइम से पढ़ते ही आते हैं, क्या होती है तुम्हारी -2। अब ये बताओ क्या करूँगा मैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ Ca2O2, तो ये सिंपल फॉर्म होगा क्या, नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये +2 ये -2, इसको काट दो पहले ही, क्या बचा तुम्हारा, Ca की भी 1 बची, CO की भी 1 बची, हम 1 को लिखते भी नहीं है तो सीधे लिख देंगे CaO। CaO क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए बात? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Ca2 + O2 - 2 से 2 कैंसिल, बचा CaO। समझ गए बात? चलो ये अभी नीचे लिखा था, अब ऊपर से लिखूंगा। अब देखो कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। कॉपर को हम कैसे शो करते हैं, कॉपर को हम Cu से शो करते हैं, Cu। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है 2+, है ना, 2+ होती है। अब नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्रेट होता है तुम्हारा NO2, ठीक है, NO2, NO3 होता है भाई, समझ गया, NO3। अब इसकी वैलेंसी होती है 1, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, वो भी -1। तो जब इसको तुम करोगे तो क्या आएगा Cu। अब NO3 को तुम होल ट्वाइस में लिखोगे ऐसे, वरना इंटू नहीं करना इसका, ठीक है, इसको इंटू नहीं करना वरना ऐसा हो जाएगा। समझ गए? चलो ये हो गया तुम्हारा क्या, कॉपर, कॉपर नाइट्रेट। अब इसके बाद है तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, Al एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक सेम है, वैसा ही है, Mg के नीचे ही आता है ना, कुछ Mg के आगे पीछे ही आता है, नहीं आता, चलो नहीं आता। देखो क्या है, Al की वैलेंसी कितनी होती है +3, ऊपर लिख रहा हूँ। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Al, ये नीचे लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा AlCl3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ गए? चलो ठीक है। अब इसके बाद है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो अब फिर से कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+, और कार्बोनेट अभी बताया था वो क्या होता है CO3 2-। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको इससे कैंसिल कर दूँ तो क्या आएगा CaCO3। समझ गए? समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए बात? चलो तो ये होगा हमारे कुछ फॉर्मूले, तुम्हें बस सिंबल पता होने चाहिए, तुम्हें वैलेंसी पता होनी चाहिए, तुम पूरा कर जाओगे। चलो अब दूसरा देखो, देखो दूसरा क्या तुम्हारा, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है क्विकलाइम, तो तुम्हें पहले तो फॉर्मूले ही पता होने चाहिए। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम होता है तुम्हारा CaO, ठीक है, ये अभी पढ़ के आए ना हम कैसे बना, CaO होता है, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट है, अभी पिछले वाला अगर तुम वीडियो पहले करके देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, इसमें एक कैल्शियम है, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहला है तुम्हारा कैल्शियम और दूसरा है तुम्हारा ऑक्सीजन, ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा है तुम्हारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। देखो अब हाइड्रोजन होता है H, ब्रोमाइड होता है ब्रोमीन मतलब Br, क्योंकि देखो अब हमने इधर 2-1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ब्रोमीन की भी होती है 1, ठीक है, तो 1-1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा HBr, ठीक है। तो तुम्हें नाम से ही दिख रहा है कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन तो है ही, और एक तुम्हारा कौन सा है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन है, ठीक है, तो वो लिख देता हूँ ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है, जो उसका ब्रदर है वो मीन है, चलो ब्रोमीन है। उसके बाद तुम्हारा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को तुम ऐसे पढ़ना बोकिंग, बेकिंग को पढ़ो बोकिंग, तो बोकिंग हम बोलते हैं ना कि ये एक राजा है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं है कोई, ठीक, वही राजा नहीं है, तो क्या लिखोगे, ना है कोई, नहीं है कोई, समझ गए, ऐसे लिखोगे, ना है कोई, वो राजा है, ना है कोई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम गलत समझ रहे हो, वो राजा नहीं है। सुनो तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट है, देखो ये है तुम्हारा सोडियम, ये सोडियम है, तो एक तुम्हारा एक सोडियम,
ठीक है। ये तुम्हारा हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कार्बन भी दिख रहा है, कार्बन। उसके बाद तुम्हें दिख रहा है ऑक्सीजन। तो इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? इसमें 4 हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन। समझ गए बात? चलो ठीक। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम जो सल्फेट था ना वो भी कार्बोनेट जैसा है, उसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 2। तो चलो वो देखते हैं हम। पोटेशियम हमें पता है क्या होता है? K, ठीक है। उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, K की वैलेंसी होती है 1। और जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी होती है 2-, ठीक है। अब क्या करो, इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? मतलब इसको नीचे और इसको नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये इधर, ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा? K2, ये हो जाएगा 2SO4। समझ गए क्या होगा? ये K2SO4। अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है तुम्हारा? एक है पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। दूसरा तुम्हारा है सल्फर, ठीक। तीसरा तुम्हारा कौन सा है? ऑक्सीजन। समझ गए? देखो इसमें कितने एलिमेंट है तुम्हारे? 3, ठीक। बेकिंग सोडा में कितने हैं तुम्हारे? 4। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कितने हैं तुम्हारे? ओनली 2। और क्विकलाइम में भी तुम्हारे ओनली 2। समझ गए? ये समझ गए नहीं? तो तुम्हें बस फॉर्मूले पता होने थे। और फॉर्मूले क्या, तुम्हें एक तो दिख ही रहा है, पोटेशियम ये है, सल्फेट ये है, ठीक। सल्फेट में 2 होते हैं, बस ये पता होना चाहिए। इधर Br तुम्हें दिख ही रहा है, इधर H दिख रहा है। क्विकलाइम तुम्हें बस इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता होना था। समझ गए बात? तो बेकिंग सोडा तो हमने पढ़ लिया, क्विकलाइम CaO है, ठीक है। चलो ठीक। अब दूसरा देखो, अब क्या है तुम्हारा? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो तुम्हें अब कैलकुलेट करना है क्या? मोलर मास। अभी पढ़ा था हमने मोलर मास, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा इथाइन, मतलब C2H2। तो कैसे करते थे कैलकुलेट, वो देखना है कि एक बार देखो भाई, एटॉमिक मास उसका और उसकी वैलेंसी, वैलेंसी मतलब कि वो कितना प्रेजेंट है, वैलेंसी, वैलेंसी नहीं, देखो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है उस टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यही फॉर्मूला आगे तक चलते जाएगा। समझ गए? देखो सबसे पहले तुम्हें दिया है इथाइन, मतलब कि C2H2। क्या दिया है तुम्हें? C2H2। देखो C2H2, तो कार्बन कितने प्रेजेंट है इधर? 2। उसका एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। मास कितना होता है उसका? 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 2, मास 1। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा? 24 + 2 26। तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया? 26 ग्राम, ठीक, 26 ग्राम। अब उसके बाद तुम्हारा है सल्फर, सल्फर है S8, ठीक। कितना दिया तुम्हें? S8। सल्फर कितने हैं? 8 इंटू उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 32। बढ़िया, 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 256। ये हो गया तुम्हारा 256 ग्राम। समझ गए? उसके बाद तुम्हारा क्या दिया है? फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल मतलब P4, तुम्हें दिया है P4, ठीक है। और तुम्हें एटॉमिक मास भी दिया है कितना? 31। किसका? फॉस्फोरस का। तो कितने फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल हैं? 4 इंटू इतने एटम है ना, ठीक। चलो इतने एटम प्रेजेंट है, तो 4 इंटू फॉस्फोरस का तुम्हें मास तुम्हें दिया ऑलरेडी 31, लिख दो 31। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 12, तो 124। ये हो जाएगा तुम्हारा 124 ग्राम। अब उसके बाद तुम्हें कौन सा दिया है? उसके बाद तुम्हें दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लेते हैं, HCl। कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, 1 इंटू उसकी वैलेंसी, उसका मास कितना होता है? 1 प्लस कितने क्लोरीन है? 1 इंटू उसका मास कितना होता है? 35.5, ये है ना। तो 1 प्लस 35.5, 36.5 ग्राम, ठीक। कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 36.5 ग्राम। अब तुम्हारा आ गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, ठीक है। ये भी निकाल लेते, इजी तो है, अभी तो अपन ने पढ़ा HNO3। सिमिलर निकालो, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और कितने एटम है? 1 प्लस नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? 1 इंटू उसका मास कितना होता है? 14 प्लस, ठीक है।
इसके बाद अब ये कितने हैं तुम्हारे 3 एटम ऑक्सीजन के इनटू उसका मास कितना होता है 16, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 48 प्लस 14 प्लस 1, तो जाएगा 52 63 ग्राम। समझ गए, ये हो जाएगा तुम्हारा 63 ग्राम समझ गए। ठीक है, चलो तो ये तो इजी था ना, ऐसे ही निकालना था हमें, बस तुम्हें क्या पता है, उसका मास पता होना चाहिए बस। ठीक है, और कई की जगह तो एटॉमिक नंबर का भी डबल क्या है एटॉमिक मास है तुम्हारा। ठीक, तो वैसे भी निकाल सकते हो। चलो तो ये हो गया हमारा, कई जगह बोला है, ठीक है, हर जगह नहीं, वरना 35.5 ऐसे नहीं आएगा, वरना 17 का डबल कर दो तुम 34 लिख दो। ठीक, ऐसा नहीं। चलो अब दूसरा देखो क्या है, देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ, हमें मास निकालना है। ठीक है, मास, ठीक, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला ने, मास सिर्फ बोला, मतलब कौन सा होगा, गिवन मास होगा। चलो देखते हैं क्या दिया तुम्हें, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले क्या लिखा है नाइट्रोजन एटम, तो मतलब तुम्हें एक ही नाइट्रोजन का निकालना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या होगा मॉलिक्यूलर अगर नहीं है तो या फिर एटॉमिक मास, यही होता है। ठीक, और बाकी ये तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एटॉमिक मास पता ही होता है। ठीक है, तो अब देखो इनने क्या बोला है, तुम्हें गिवन क्या क्या है, तुम्हें 1 मोल गिवन है, क्या क्या गिवन है तुम्हें, n इज इक्वल टू 1 गिवन है, और नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा, मास उसका नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, मास उसका कितना होगा 14, ऑलमोस्ट डबल ही होता है लेकिन हर केस में नहीं होता। ठीक है, तो मास कितना होगा उसका 14, तो बस यहाँ पे पुट कर दो। देखो n इज इक्वल टू तुम्हारा 1 है, गिवन मास तुम्हें निकालना है, मैंने x रख दिया, और मास कितना है तुम्हारा 14 आया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 14, इसको जब इधर से लेके जाओगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना आया, मास आया तुम्हारा 14 ग्राम। समझ गए, मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, तो यहाँ पे रख दो ग्राम। समझ गए बात। चलो अब ऐसे हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हमें, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, और हमें गिवन एटॉमिक मास कितना दिया उसका 27। चलो ठीक है, देखो सेम यहीं पे मोल्स हमें गिवन है, यही फॉर्मूले के बेस पे चलेंगे हम पूरा का पूरा। ठीक है, हमको क्या गिवन है, मोल्स हमको गिवन है, मतलब n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, n इज इक्वल टू तुम्हारे दिए हैं तुम्हें 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब एटॉमिक मास कितना दिया तुम्हें, एटॉमिक मास तुम्हें दिया हुआ है 27, तो बस हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है गिवन मास, तो गिवन मास को हम मान लेते हैं x, गिवन मास हो जाएगा तुम्हारा x, तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4 इज इक्वल टू गिवन मास हमें निकालना है x अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है तुम्हारा 27। ठीक है, जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 108 ग्राम, तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 108 ग्राम, मतलब कि 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम में 108 ग्राम प्रेजेंट है तुम्हारा, क्या 4 मोल अगर एल्यूमिनियम के हैं तो 108 ग्राम तुम्हारा गिवन मास आएगा। समझ गए बात। ठीक है, चलो देखो अब तुम्हारा कौन सा है, सी वाला, सी में क्या है, तुम्हें दिया है 10 मोल्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 10 है ना, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, तो अब तुम्हें ये पूरा का पूरा क्या दे दिया, कंपाउंड दे दिया ना। चलो ठीक है, अब हमें एटॉमिक मास हमें इसका निकालना पड़ेगा, और हमें गिवन मास हम मान लेते हैं इसका x है, गिवन मास हमने मान लिया इज इक्वल टू x। ठीक है, चलो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, अब कितने सोडियम है, 2 हैं, तो 2 इंटू सोडियम प्लस, ठीक है, कितने सल्फर हैं, 1 इंटू सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन सल्फर ये है क्या, अब तुम्हें इनके मास लिखने हैं, तुम्हें सोडियम का मास पता होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 2 इंटू 23, ये होगा 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू सल्फर का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर, मास 32 प्लस ये होगा, इसके बाद 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, मास कितना 16, तो 3 इंटू 16 ये होगा तुम्हारा 48 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 46, आएगा 126 ग्राम। ठीक, 126 ग्राम। चलो पूरी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, तुमने n तुम्हें गिवन था,
एटॉमिक मास हमने निकाल लिया क्योंकि हमें निकालते आता था। गिवन मास इज इक्वल टू एक्स दिया है तो बस यहीं पे पुट कर दो। n इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 10 इज इक्वल टू एक्स हमें निकालना है, मतलब गिवन मास, ठीक, अपॉन मॉलिकुलर मास मतलब 126। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1260 एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड में कितने ग्राम है उसका मास, उसका मास है 1260 ग्राम उसका मास है। समझ गए बात, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या पता होना था भाई, तुम्हें सिर्फ पता होना था मास क्या फॉर्मूला, और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, ठीक। चलो तो ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। अब दूसरा वाला देखो वो क्या है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, कन्वर्ट इनटू मोल्स। अब तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया तुम्हें 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब इसको समझना, ऑक्सीजन गैस मतलब क्या है भाई, ये O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगी गैस। अगर सिर्फ लिखा होता ऑक्सीजन एटम तो सिर्फ होता वो तुम्हारा O। समझ गए बात, ठीक है। चलो अब हमें क्या पता है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास, वही वाला फॉर्मूला लगा लो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर एटॉमिक मास, है ना। चलो अब हमें निकालना क्या है, हमें मोल्स ही तो निकालने हैं, ठीक है। गिवन मास फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। ए के लिए गिवन मास कितना दिया है जरा देख के बताओ। गिवन मास इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 12 ग्राम तुम्हें दिया हुआ है ना। अब तुम्हारे को पता है O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा भाई, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 ग्राम, 2 × 16 हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब इससे हमारे पास सब कुछ तो है, हमें n मान लेते हैं x है, n मतलब कि तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा x है, ठीक है। ये समझ गए बात, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा x है। तो चलो देखते हैं n इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, n इज इक्वल टू, ठीक, कितना होगा तुम्हारा 12 अपॉन 32 गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है तुम्हारा n इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 0.375। तो कितने मोल प्रेजेंट है 0.37 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। कितना आंसर आया इसका 0.37 मोल इसके प्रेजेंट है। समझ गए बात, चलो ठीक है। अब ऐसे देखेंगे हम किसका 20 वाटर का देखेंगे, क्या दिया तुम्हें 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो वही गिवन मास कितना हो जाएगा इसका, गिवन मास हो जाएगा इसका 20 ग्राम। मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर सबको पता होता है, चलो देख लो फिर भी, H2O मतलब 2 × 1 + 16, ठीक है। 2 × 1 + 16 कितना आएगा ये 18 ग्राम, है ना। ये तो अब तक तो समझ ही गए हो गए। चलो तो क्या आएगा, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू आया 18 ग्राम, ठीक, 18 ग्राम। हमें निकालना है क्या, हमें n निकालना है, n की वैल्यू हम रख देते हैं x, यहीं पे पुट करो, x इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा गिवन मास कितना है तुम्हारा 20 अपॉन क्या आएगा ये 18 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 1.11 ग्राम आएगा, ग्राम बोल रहा हूँ 1.11 मोल्स आएंगे, ठीक है। तो मोल्स कितने आए तुम्हारे 1.11 मोल, मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है इसमें 1.11 मोल्स, ठीक है। इसको मोल लिख दो ऐसे, समझ के बाद। चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट कौन सा है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो सेम आप देखते हैं हम, गिवन मास कितना है 22, मॉलिकुलर मास कितना होता है CO2 का, चलो निकाल लेते हैं। CO2 थोड़ा दूर दूर लिखा है, मतलब क्या है इसका 1 × C, एक कार्बन, वो कितना हो जाएगा 1 × 12, कार्बन का मास 12 प्लस, ठीक है, क्या 2 × ऑक्सीजन के मास मतलब 2 × 16, तो कितना हो जाएगा ये 32, ये हो जाएगा टोटल 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो बस यहाँ पे रख दो, मॉलिकुलर मास कितना है 44 ग्राम, n हमें निकालना है, n की वैल्यू x रख देते हैं, x इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो अब x इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, गिवन कितना दिया है तुम्हें 22 ग्राम अपॉन 44 ग्राम, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x तो मैं दिख रहा है ना ये 1 अपॉन कितना है 2 है, 1/2 की वैल्यू कितनी आती है 0.5, तो कितने मोल्स आए तुम्हारे 0.5 मोल्स। समझ गए बात, ये सिर्फ फॉर्मूला बहुत मेन है, ये फॉर्मूला बहुत मेन है, देखा हमने, इससे 2 क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं अभी, ठीक है। समझ गए बात, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा कौन सा है हमारा, देखो अब 9th वाला क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ, इतना मोल्स तुम्हें दिया है, अब तुमसे फिर से वही फॉर्मूला लगाना है।
तो लगा लो भाई, क्या है n इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, फिर से गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मोल्स गिवन है, मोल्स कितना दिया है तुम्हें 0.2 इज इक्वल टू गिवन मास, मास ही तो निकालना है तो फिर रख दो x अपॉन ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3.2, सीधे इंटू कर दिया 3.2 ग्राम, तो इसका वेट कितना आ गया तुम्हारा, इसका वेट आ गया तुम्हारा 3.2 ग्राम। डन, चलो बहुत अच्छे। उसके बाद तुम्हें दिया है 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अभी निकाला है, वो कितना आया था हमारा 18 ग्राम आया था ना, पीछे पीछे देखा है, पीछे वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आ जाएगा। देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 आया। ठीक है, 18 इंटू 5 कितना होता है 90, पॉइंट लगाए बीच में लगा दो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9.0 ग्राम, मतलब यहाँ पे कितने हैं 9 ग्राम, 9 ग्राम हो जाएगा इसका मास। ठीक है ना, ये तो इजी था ना। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। चलो देखो क्या है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। 16 ग्राम में इतने, मतलब तुम्हें क्या दिया है, देखो तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं। ठीक, एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो हम तुमसे पूछें कि S8 में कितने होंगे मॉलिक्यूल्स, S8 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और मॉलिक्यूल्स की नंबर की बात जब भी आएगी तो क्या लिखोगे तुम 6.022 इंटू 10⁻23। अब तक तो हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि इतने में कितने ग्राम सल्फर प्रेजेंट है, तो तुम क्या करोगे भाई, तुम वही करोगे 8 इंटू सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है 32, लिख दो 32। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 256 ग्राम। ठीक है, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 256 ग्राम ऑफ सल्फर में इतने एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, यही बोल सकता हूँ ना कि अगर मैं इसकी बात करता कि S8 में कितने मॉलिक्यूल हैं तो कितने हो गए 6.022, और S8 का मास कितना है, इतना है, तो बात तो वही हो गई ना, इतने ही मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट होंगे। चलो ठीक, अब तुमसे पूछा है कि 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने होंगे। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने होंगे, तो तुम लिख दो x, फिर से वही चीज़, चलो सॉल्व कर लो, क्या जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटू 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन ये जाएगा 256 नीचे 256। ठीक है, 256 नीचे, जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट हैं। समझ गए बात, समझ गई है, तो कुछ ऐसे निकलेगा। तो देखो ये क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन कितना ग्राम, इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Al2O3। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं एक मोल ऑफ Al2O3 में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो तुम वही बोलोगे कि एक मोल ऑफ Al2O3 में कितने होंगे भाई 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, इतने एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब क्या होगा, अब मैं तुमसे बोलूं कि कितने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना कि भाई देखो इसका अगर मैं मॉलिकुलर मास निकालूं तो क्या करूँगा 2 इंटू 27 प्लस यही होगा ना मॉलिकुलर मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, 2 प्रेजेंट है तो 2 3 इंटू 16 तो जाएगा 48 प्लस 54, ये कितना होगा 102 ग्राम। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 102 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको। ठीक है, चलो मैंने लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि 0.051 ग्राम में कितने होंगे, x होंगे। मान लो x एटम प्रेजेंट है कितने में,
0.051 ग्राम में। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू इसका इंटू इससे इसके नीचे ये हो जाएगा, देखो 0.051 ग्राम इंटू ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 102, ऐसी कुछ होगा नहीं, 102 ग्राम नीचे जाएगा। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा, ये आएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा क्या, तो भाई इतने में, ठीक है, इतने ग्राम में 3.011 इंटू 10⁻22 एटम प्रेजेंट हैं। चलो ये तो हो गया। अब हमें ये चीज़ भी पता है कि Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट है। अगर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम की बात करूं तो कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट हैं, वो धर हैं 2 एल्यूमिनियम और 3+ में है, वो ऐसे लिख सकता हूं मैं उसको 2Al3+। ठीक है, तो 2 एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, तो क्या अब 2 का इंटू कर दो तो तुम्हारा कितना जाएगा, यह जाएगा, मतलब टोटल कितने एल्यूमिनियम प्रेजेंट हुए, वो हो गए 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.022 इंटू 10⁻22। तो भाई इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने एल्यूमिनियम प्रेजेंट हैं। समझ गए ना ये बात। देखो पहले क्या आया, इतना ग्राम तुम्हें गिवन था, ये तुम्हारा कितना आया कि पूरा मॉलिक्यूल कितना है, समझ रहे हो। इतने ग्राम में हमने सिर्फ ये निकाला कि इतने में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एटम हैं, हमें ये तो नहीं निकालना था, हमें निकालना था एल्यूमिनियम कितने हैं। तो अब हमने क्या निकाला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जितने एटम हैं वो तो हैं, और एल्यूमिनियम कितने हैं, तो वो 2 एल्यूमिनियम देता है, 2 एल्यूमिनियम देगा तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20। समझ गए। चलो बहुत अच्छे। तो ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश। ठीक है, तो पहले तो तुमने फॉर्मूले लिखे या नहीं लिखे, लिखे हैं, चलो अच्छी बात है, तभी तुम्हारे लिए ये सॉल्यूशन इजी हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे, वरना तो डिफ़िकल्ट हार्ड वगैरह ही बोलोगे तुम। ठीक है, तो उम्मीद है करे होंगे। ठीक, अब अगले चैप्टर में भी आऊँगा मैं, ठीक, और फॉर्मूले फिर से लिखवाऊँगा। ठीक है, तो भाई नोट कॉपी तो साथ में रखना ही रखना। ठीक है, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।